नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और कहानी कुर्सी की में आज हम बात करने जा रहे हैं महिला आरक्षण विधेयक को लेकर राजनीति कौन कर रहा है, और ये जो बिल मोदी सरकार लेकर के आई है ये एक ऐतिहासिक मौका है या फिर एक चुनावी जुमला है, जो बात विपक्ष बार बार कह रहा है। अभी लोकसभा के अंदर इस पर चर्चा चल रही है। सोनिया गांधी ने आज अपनी बात कही। सोनिया गांधी ने कहा कि ये बिल तो हम लेकर आए थे, ये तो राजीव गांधी का सपना था और ये सपना अभी अधूरा है, इसलिए हम इस बिल का समर्थन करते हैं। लेकिन इस बिल के अंदर ओबीसी महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण होना चाहिए। तो कहानी कुर्सी की में हम बात करेंगे राजनीति किस ओर से हो रही है। पहले आपको लोकसभा लेकर चलते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो हृदय से जो बात कहते हैं, वो सब के सब लोग इस तरह से उसको हृदय से मानते भी हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि हमारे मंत्रिमंडल में आज 12 महिलाएं हैं। हमारे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और 2014 के जब हमारी सरकार बनी थी तो उसमें सबसे बड़े मंत्रालय जो है वो चाहे विदेश मंत्रालय था, चाहे वो उसमें रक्षा मंत्रालय था, वो महिलाओं के पास था। आज सबसे ज्यादा राज्यपाल जो हैं वो हमारी सरकार में हैं। ये ओहदे ही हैं जो बताते लफ्ज़े बयां को खास, ये ओहदे ही हैं जो बनाते हैं लफ्ज़े बयां को खास, वरना कौन सुनता है यहाँ औरत की बात। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसलिए यह जरूरी है कि ओहदे मिलने चाहिए, राजनीति के अंदर महिलाएं आगे आनी चाहिए, नहीं तो उनकी बात कोई नहीं सुनता है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ 2004 के अंदर यूपीए सरकार जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर जो है वो सबसे पहले उन्होंने रखा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आएंगे, और 2006 मई 2008 के अंदर राज्यसभा में टेबल किया गया और उसके बाद 9 मई 2008 को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। 17 दिसंबर 2009 को स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और फरवरी 2010 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दी। सभापति महोदय, 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पास किया गया 186(1) को लेकर। मैं सबसे पहले तो बल्कि ये देखना चाहती हूँ कि वो एक महानुभाव कौन था जिसने महिला सविता दुग्गल, भारतीय जनता पार्टी की सांसद, वो देखिए बोल रही थी अभी, और आज बहुत सारे वक्ता हैं बोलने वाली, इसलिए सब जल्दी अपनी बात कह रहे हैं। कहानी कुर्सी की में पहले मेहमानों से आपको मिलवा दें। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं। विजय जी, बहुत स्वागत आपका भी। और देवेंद्र पराशर हमारे साथ सुबह से आप देख ही रहे हैं, चर्चा में शामिल हैं। और सोनिया गांधी की बात हमने आपको बताई, उन्होंने आज ये कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का बिल है, कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को पायलट किया। सबसे पहले राजीव गांधी ये लाना चाहते थे, उन्होंने बात कही, और उनको जवाब जो है दूसरी ओर से निशिकांत दुबे की तरफ से दिया गया और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी इस पर राजनीति न करें। सवाल यही है, प्रश्न पहला हर्षवर्धन साहब, कौन राजनीति कर रहा है इस पर? कल जब से ये बिल आया और पता लगा कि भाई तो अभी सेंसस कराना पड़ेगा, फिर डिलिमिटेशन कराना पड़ेगा, विपक्ष कह रहा है कि ये तो केवल एक चुनावी जुमला प्रतीत हुआ और चुनावी मौसम में सबसे बड़ा जुमला दिख रहा है। नहीं, देखिए, राजनीति तो सौरभ जी दोनों ही कर रहे हैं, या कहें कि सभी पार्टियां कर रही हैं, और उनको करना चाहिए। राजनीति करने के लिए उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराया है। लेकिन एक शब्द पर मुझे घनघोर आपत्ति है, वो शब्द है कि ये जो बिल आ रहा है ये जुमला है। मुझे लगता है जिसको भी इस देश के संविधान में जरा सी भी आस्था है, वो संसद में पेश होने वाले किसी भी बिल को, और जिस बिल को मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल समर्थन करेंगे, उसको आप जुमला कह रहे हैं। ये कोई नरेंद्र मोदी की रैली नहीं है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई अभियान या कार्यक्रम नहीं है। ये जिसको हम सबसे पवित्र मानते हैं, देश की लोकतंत्र की जो सबसे सर्वोच्च जगह है, जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, उस संसद में ये पारित होने जा रहा है और इसकी तय टाइमलाइन है। मेरा ये मानना है कि ये वाला जो आरोप है, निश्चित तौर पर अगर पहले हो जाता तो और अच्छा होता। लेकिन आप जरा सोचिए कि 2014 से 2023 तक नरेंद्र मोदी सरकार ने जितने भी काम किए हैं उसमें ये कहा जाता है कि ये अभी क्यों हो रहा है। और हमें याद है कि राम मंदिर जिसको सरकार को निर्णय नहीं लेना था, तब भी सुप्रीम कोर्ट में एक दिग्गज कांग्रेसी नेता वकील के तौर पर गए थे और उन्होंने कहा इसको टाल दीजिए, नहीं तो मोदी को लाभ हो जाएगा। आज मुझे लगता है कि संसद अगर यहां तक पहुंची है तो इसे सबको स्वीकार करना चाहिए और संविधान के दायरे में संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए जुमला कहने से बचना चाहिए। ये हमारी आपकी सबसे, जिसको हम कहते हैं कि यहां जाकर तो राजनीति खत्म करनी चाहिए जब संसद में कोई बिल पेश हो चुका है। देखिए, विरोध तो कोई नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं कि हम बिल के पक्ष में हैं, लेकिन फिर सवाल उठा दे रहे हैं कि भाई ये बिल अभी तुरंत तो लागू होगा नहीं, क्यों लेकर आए हैं, फिर ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है, फिर ओबीसी के लिए इसमें जगह क्यों नहीं है। गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहे हैं क्या विजय जी? गोल पोस्ट शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब लग रहा है कि ये बिल पास हो जाएगा।
एक बड़ी वजह जो आज माहौल बन रहा है, और सरकार ने एक काम किया कि दोनों जगह पर लोकसभा और राज्यसभा के लिए तय कर लिया। आज लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर कोई चर्चा नहीं हो रही। कल राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा होगी, संभावना है कि आज शाम को बिल लोकसभा में पास हो जाए। तो महत्वपूर्ण बात, और जुमला आप कह लें, ये भी कह लें कि मोदी जी को लाभ हो रहा है, लेकिन ये क्या सिर्फ मोदी का लाभ है? ये हिंदुस्तान की जो 50% आबादी है महिलाओं की, उसका लाभ नहीं है सीधा सा। और जिस पर हमने 5 सीधा लाभ नहीं है, लाभ कब होगा ये तो बताया नहीं। एक बात मैं समझ रहा हूँ, 2029 की बात हो रही है, 2039 की बात हो रही है। बेहतर होता कि सरकार इसमें डिलिमिटेशन का जो अमेंडमेंट लेकर आई है, क्रॉस लेकर आई है 5, वो नहीं रखती और सीधे ले आती, तो 2024 में भी पास करवा सकते थे, 2024 में भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे, इंप्लीमेंट कर सकते थे। लेकिन सरकार ने उसके लीगल कॉम्प्लिकेशंस देखे कि सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर कोई ना कहे कि डिलिमिटेशन नहीं हुआ, इसलिए इस काम को किया गया। लेकिन एक तस्वीर दिख रही है कि जो बिल 27 साल से अटका पड़ा था, जिस बिल पर 5 प्रधानमंत्रियों ने काम किया है, जिस बिल को 11 बार लोकसभा में पेश करने की कोशिश की गई है, और वो बिल वहाँ पर नहीं आया, नहीं रखा गया, कई बार रखा नहीं गया, कई बार फाड़ दिया गया, कई बार डायस पे चढ़ गए, कई बार कॉलर पकड़ ली गई, ये सारी तमाम कोशिशें हुई हैं। और एक चीज़ और करेक्ट कर दूँ, सोनिया जी और कांग्रेस बार बार कह रही है कि ये राजीव गांधी जी का बिल है। राजीव गांधी जी जो बिल लाए थे, वो उन्होंने एक बात कही थी महिलाओं के आरक्षण की, और वो थी लोकल बॉडीज़ में। वो बिल भी उस समय पास नहीं हुआ था, राज्यसभा में वो बिल गिर गया था राजीव गांधी सरकार के वक्त में, और फिर 93 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट नरसिम्हा राव सरकार ने पूरा किया। लेकिन उस समय तक संसद और विधानसभाओं में आरक्षण का बिल नहीं लाया गया था। वो बिल लाया गया 1996 में देवेगौड़ा सरकार में। ठीक है, तो यदि क्रेडिट आपको देना है इस बिल की, इस विवाद कह लें आप इसको शुरू करने का, तो वो नरसिम्हा राव के भी नहीं, राजीव गांधी का भी नहीं, वो देवेगौड़ा सरकार का है। और ये महत्वपूर्ण है कि उस समय तो गठबंधन की सरकार थी, उस समय भी देवेगौड़ा सरकार, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने ये हिम्मत दिखाई और गीता मुखर्जी की कमेटी बनाई, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया, 31 मेंबर की कमेटी ने बनाया। फिर बाद में भी जब सरकार आई तो मनमोहन सिंह सरकार के वक्त में भी उसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। तो स्टैंडिंग कमेटी ने जो सारा किया है, वो रिपोर्ट भी अब आज है। इसलिए अब ये कहा जाए कि आज इस बिल को फिर से स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए, मुझे नहीं लगता। यदि ओबीसी का अमेंडमेंट था तो उस पर फिर से काम होना चाहिए। लेकिन आज यदि इस बिल का फ़ायदा क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, वो 39 में हो, 29 में हो, जब आज बिल पास हो जाएगा तो किसी आने वाली सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि इस बिल को रिवर्ट कर सके, और ये अधिकार आप महिलाओं को हर हालत में दे चुके होंगे। ये कुछ ऐसा जैसे 370 वाला काम इस सरकार ने किया, देवेंद्र, वैसा लगता है कि भाई आप कर दीजिए, उसके बाद कौन कहेगा कि भाई हमको हम वापस ला देंगे। आप आज ये कानून बना दीजिए, कोई कह दे कि नहीं भाई इसको दोबारा हम लेकर के आएंगे या वापस कर देंगे। बिल्कुल सौरभ, इसमें कोई दोहरा नहीं, और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका तो पालन करना ही होगा ना। ऑप्शन इसमें यही हो सकता था कि फिर आप अभी इस बिल को लेकर ना आए, 2026 तक डिलिमिटेशन का इंतजार करते हैं, फिर उससे महिलाओं को क्या फ़ायदा हो जाए। अगर ये कानून लेकर आया जा रहा है और उस कानून के शक्ल में बिल लेकर आया गया ताकि आप संसद से पास हो, राष्ट्रपति की मंजूरी मिले, उसके बाद ये कानून बन जाए, फिर उसमें अड़चन कहाँ है, समस्या क्या है, इससे नुकसान क्या है। अगर 2010 से ये मामला आप देखें तो सोनिया गांधी जो बता रही थी कि उस समय से लेकर अब तक लटका हुआ है, तो वो इस लिहाज से ही लटका हुआ था ना कि पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आ रहा था। आज अगर देश की सरकार ये पॉलिटिकल विल दिखाई कि वो लेकर आ गई कैबिनेट में, उसके बाद संसद ने पेश कर दिया, देश के पॉलिटिकल क्लास है जो संसद में मौजूद है, उनसे ये उम्मीद है कि हाँ इस बिल को पास कराएं, कानून की शक्ल अख्तियार करें। उसके बाद इतने सालों तक इंतजार किया, 27 सालों तक इंतजार किया, कुछ साल और सही, लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका तो पालन करना ही होगा। उनको ज़्यादा दबाव इस बात के लिए बनाना चाहिए कि आप सेंसस जल्द से जल्द कराएं, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया हो, ताकि 2029 में इस व्यवस्था को पूरे तरीके से लागू किया जा सके। और ये सिर्फ अगले चरण है, ऐसा नहीं है कि इसको पोस्ट डेटेड बनाया जा रहा है, बल्कि अलग अलग स्टेप्स हैं इस कानून के, उस हिसाब से इसको काम किया जा रहा है। देवेंद्र जी, कि आपने शब्द इस्तेमाल किया पोस्ट डेटेड, इसकी खूब चर्चा हो रही है। पोस्ट डेटेड चेक भी जब देते हैं ना, तो शायद वो पुराना वाला जमाना नहीं रहा कि अब आप पोस्ट डेटेड चेक दे देंगे उसके बाद भाग जाएंगे, बड़ी लंबी पेनाल्टी लगती है, गारंटी होती है। और अभी जब संसद की गारंटी की बात हो रही है तो उससे बड़ी गारंटी कोई नहीं है। और एक चीज और आप कल्पना कीजिए, यही सरकार कहती कि हम 2024 में महिला आरक्षण को इस तरह से लागू कर रहे हैं, यही विपक्ष आरोप लगाता कि देखिए कोई भी जो संवैधानिक प्रक्रिया थी उसका पालन नहीं किया गया, हड़बड़ी में कर रहे हैं, कुछ मोदी जी का इसके पीछे कुछ अपना एजेंडा है। महिलाएं वैसे भी मोदी जी को बड़ा पसंद करती हैं, उज्ज्वला और दूसरी वजहों से 3 तलाक का भी मसला आ जाता। तो मुझे लगता है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, इतने ऐसे मुद्दे पर हमको ये मानना चाहिए कि हम पुरुषों ने महिलाओं को इतने समय तक जनप्रतिनिधि के तौर पर हक नहीं दिया। दूसरे क्षेत्रों में तो महिलाएं अपना हक ले रही, आज वो हक मिल रहा है, उसको स्वीकार कीजिए और खुले मन से स्वीकार कीजिए, किंतु परंतु मत कीजिए। देखिए, समर्थन मांग लीजिए वो ठीक है, फिर आप खुला मन भी साथ में मांगेंगे तो ये तो थोड़ी जाती है।
नहीं नहीं, लेकिन अगर समर्थन खुला मन करना ही है तो फिर खुले वही अगर- अगर जब सोनिया जी ने कहा कि हम इस बिल का समर्थन बिल्कुल। कर रहे हैं तो फिर इसमें इफ एंड बट की क्या बात है, या कह दीजिए कि हम इस कंडीशन पर ही समर्थन करेंगे। वो कुछ अपनी सोनिया जी बातों ने में ये उलझे नहीं हुए कहा। दिखाई दिए आज। नहीं, सोनिया जी ने की ये बात नहीं कहा कि भाई हम ओबीसी के बिना इस बिल को समर्थन नहीं इतना करेंगे। सर, निष्प्रभावी लेकिन दोनों भाषण- बातें कह रही हैं। उन्होंने ये कहा तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए, और फिर ये भी कहा कि इसमें तुरंत प्रभाव से आप अलग चीज है। जनगणना ओबीसी जातिगत जनगणना भी कराइए और ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण दीजिए। दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? नहीं, वो ये कह रहा हूं मैं कि वो इसको या तो इस तरह से बात कहती कि भाई ओबीसी के बिना हम इसको पास नहीं कराएंगे, ठीक है आपका स्टैंड होना चाहिए ना, लेकिन वो स्टैंड नहीं है। वो कह रहे हैं हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं लेकिन बेहतर होता कि ऐसा होना चाहिए। तो ठीक है, बेहतर होना चाहिए, लेकिन आपको उनको ये क्रेडिट देना चाहिए कि आज वो आपके साथ खड़े हुए हैं। और जबकि जिन लोगों ने विरोध किया था, कांग्रेस हमेशा समर्थन करती रही है इस बिल का, समाजवादी पार्टी और आरजेडी दोनों पार्टियां आज उनके गठबंधन के साथ हैं, विपक्षी गठबंधन जिसको कांग्रेस देख रही है, इंडिया गठबंधन जिसे हम कहते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और आरजेडी और जेडीयू तीनों बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने समय समय पर इसका विरोध किया। उसके बाद भी कांग्रेस ने किया, तो इसका क्रेडिट उनको देना चाहिए कि वो ये हिम्मत दिखा रहे, नहीं तो वो गठबंधन में भी अभी पता नहीं क्या नहीं, होगा। ये बात ठीक है कि वो समर्थन कर रही हैं। सोनिया जी ने पहले दिन से कहा कि हम इसके साथ हैं, लेकिन मैंने गोल पोस्ट शब्द का इस्तेमाल इसीलिए जानबूझकर आपसे किया कि अब ये जो ओबीसी वाली बात बार बार लाई जा रही है, कांग्रेस ने भी कहना शुरू कर दिया और बीजेपी की तरफ से आज एक आ गया ऋषिकांत दुबे ने कि इससे पहले किसी ने बात की थी ओबीसी आरक्षण की। इससे पहले का जो कांग्रेस का ही अपना बिल है उसमें क्या कोई आरक्षण है? और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा कोई शब्द नहीं आरक्षण के लिए। दूसरा, अगर हम संसद में प्रतिनिधित्व के तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसदों में ओबीसी, एससी, एसटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, लेकिन महिलाओं का है क्या हिस्सा? नहीं है। और आज अगर ये महिला आरक्षण बिल आएगा तो वो भी प्रतिनिधित्व होगा। और एक बात मैं सौरभ जी जरूर कहूंगा, बड़ा मैं आज मन से सुनने के लिए बैठा था, मुझे उम्मीद थी कि सोनिया गांधी जी आज बोलेंगी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोल रही हैं तो कुछ अच्छा बोलेंगी। बेहद निष्प्रभावी भाषण, और जिसको कहते हैं कि कोई भी शब्द उनके लोगों को नहीं याद होंगे, ये जिसको कहते हैं कि आज की तारीख में अगर कोई कहेगा कि कोई भाषण आप कहिए तो सोनिया जी का भाषण, उसमें कहीं पर भी दर्ज नहीं होगा। कांग्रेस के तरफ, कांग्रेस के नेता के तौर पर मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए कि आखिर उनको बुलवा कर क्या पार्टी को हासिल हुआ। और वैसे सौरभ जी एक लाइन जोड़ दूं कि सोनिया जी कह रही हैं और पार्टी भी कह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं, जिसमें उमा भारती जी ने तो सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि वो चाहती है कि ओबीसी का उसमें आरक्षण होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी दल में नहीं है। आपको याद हो पार्टी की लाइन अलग होती है सर, टॉप लीडर बोले और पार्टी का कोई और लीडर बोले। नहीं, वाजपेयी सरकार के वक्त ये बिल पास ही इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि ओबीसी लीडर्स जो थे पार्टी के, वो उस बिल के विरोध में खड़े हो गए थे। आज वो स्थिति नहीं है और आपने कहा कि टॉप लीडरशिप ने तय कर दिया ये काम है, तो सोनिया जी को भी उसी तरह से टॉप लीडरशिप के तौर पर रास्ता देना चाहिए। एक खबर ये है कि आज गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा में बोल सकते हैं। देवेंद्र, पहले से सौरभ ये प्लानिंग नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से सेंसस और डिलिमिटेशन को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है, उसके बाद हमें सोर्सेज ये बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के बोलने का कार्यक्रम शाम में रखा जा रहा है, ताकि वो इस पिक्चर को एकदम से क्लियर कर दें कि आखिर किस वजह से इसमें ये प्रावधान किया गया है और उसके पीछे जो संवैधानिक मजबूरी थी वो मजबूरी क्या थी। ऐसा गृहमंत्री अमित शाह अगर फ्लोर पर क्लियर करेंगे तो समझा जा सकता है कि कम से कम उस भ्रम को बहुत आसानी के साथ दूर किया जा सकेगा, जो कि अपोजिशन लगातार इस बात को लेकर इस रूप में उठा रहा है कि अभी तो कुछ हासिल हुआ नहीं। अब से थोड़ी देर पहले आपने मायावती को भी सुनाया कि कैसे वो बता रही हैं कि 15 साल तक तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इन परिस्थितियों में इस पब्लिक परसेप्शन को क्लियर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में शाम 4 बजे के आसपास अपना एक इंटरवीन करते हुए बयान दे सकते हैं। क्योंकि सेंसस और जो ये है ना डिलिमिटेशन दोनों होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो वो इस बात की सफाई दे सकते हैं, साफ कर सकते हैं तस्वीर, सफाई नहीं है इसको, तस्वीर साफ कर सकते हैं कि क्यों जरूरी है। क्योंकि मैंने भी इस बात का जिक्र किया कि सुप्रीम, यदि ये बिल ऐसे ही पास हो जाता तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग चले जाते कि भाई डिलिमिटेशन किया नहीं, सेंसस किया नहीं, आप इस बिल को लिया, इसका नंबर कैसे तय करेंगे। तो ये एक सारी जो तस्वीर है वो होम मिनिस्टर साफ कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि जो 2039 का आज माना चल रहा है ना, मुझे लगता है कि सेंसस जो है 2039 तक टल जाएगा। तो सेंसस 2026 तक पूरा करके और 2026 में डिलिमिटेशन करवा के 2029 के लिए इलेक्शन अगर गृह मंत्री आज बोलने जा रहे हैं और ये पहले की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था लेकिन अब ऐसा तय किया जा रहा है, तो इसका मतलब सरकार को ये लग रहा है कि इस बिल को लेकर के कहीं भी कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए, मैसेजिंग में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं, और सौरभ जी, हम लोगों ने जो गृह मंत्री जी को बोलते हुए सुना है, इसके पहले भी अलग अलग समय पर उनका जो पहला, जिसको हम कहते हैं कि इम्पैक्ट देने वाला प्रभावी भाषण था, वो जब 370 पर वो बोल रहे थे। अब उसमें एक दो जो उनका अंदाज था कि कश्मीर के लिए जान दे देंगे, उसको छोड़ भी दीजिए, तो बहुत सलीके से एक एक क्लॉज
35A से लेकर 370 तक, राज्यों के पुनर्गठन तक, उसको केंद्रीय शासन के अंतर्गत लाने तक उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। उसके बाद दिल्ली सेवा बिल पर हमने सुना, वो बार बार जितने भी तरह के दुष्प्रचार थे या कहें कि उनकी तरफ से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप थे, उसको उन्होंने स्पष्ट किया। मुझे लगता है कि आज उन सारी बातों पर जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि भाई महिला को कौन सा गिनना है, वो कम से कम 40-50% तो है ना, 33% तो देना है, कहीं से दे दीजिए। लेकिन जो क्राइटेरिया होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में करना होता है, मुझे लगता है कि गृह मंत्री के मुंह से हम सुनेंगे। और हम सब एक बात तो सुनना चाह रहे हैं, ये सच में सुनना चाह रहे हैं कि जनगणना और परिसीमन ये कब होने वाला है, ये देश को पता चलना चाहिए। त्रिपाठी जी, आपने मणिपुर का नाम नहीं लिया, मणिपुर पर भी जब मणिपुर पर भी, हाँ, वो मैं भूल गया, होम मिनिस्टर ठीक कह ने रहे हैं। सबसे बेहतर तरीके से पूरी बहुत फैक्चुअल तथ्यात्मक रिपोर्ट के तौर पर, वो पॉलिटिकल स्पीच कम देते हैं अमित शाह होम मिनिस्टर, और वो फैक्चुअल करते हैं, तो इसलिए मुझे बिल्कुल, लगता है बहुत आज वो शानदार सारी तस्वीर साफ करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।